हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मेथड के बारे में। सो दिस साइड योर होस्ट प्रिया तोमर। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी टाइमली मिलेंगी तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो मैं नहीं चाहती कि एक भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस करें या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे दूर रहे। तो चलिए करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम कालानुक्रमिक विधि या लॉन्गिट्यूडिनल मेथड का मतलब देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। वेट अ सेकेंड। देखिए, इन लॉन्गिट्यूडिनल मेथड साइकोलॉजिस्ट स्टडी द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या स्टूडेंट एट द डिफरेंट टाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर चेंजेस इन द बिहेवियर एंड देयर क्वालिटीज़। सबसे पहले क्या है इस मेथड में, कालानुक्रमिक विधि में छात्रों के एक ही समूह का अध्ययन, मतलब कि एक ही ग्रुप की स्टडी बार बार की जाएगी। कालानुक्रमिक, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड में लॉन्ग वर्ड आया है। अब इस लॉन्ग से मतलब है कि ये जो तुम्हारी रिसर्च है, ये जो रिसर्च है लॉन्गिट्यूडिनल वाली, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रहेगी। सपोज़ कीजिए कि आप अगर जानना चाहते हो कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, तो आप उसके बर्थ से लेकर डेथ तक की एक थ्योरी डेवलप करोगे। तो आपको लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मेथड में बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है ये। और सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि इसमें एक ही ग्रुप की बार बार स्टडी की जाती है अलग अलग टाइम पीरियड पर। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइम स्पैन रिसर्च। इसको हम टाइम स्पैन रिसर्च या अवधि शोध विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिर इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रॉक, क्रोनोलॉजिकल रिसर्च इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ सेम इंडिविजुअल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने आपको अभी अर्थ भी बताया है इसका। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में होता क्या है, एक ही सेम इंडिविजुअल या सेम ग्रुप की स्टडी अलग अलग टाइम पीरियड पर बार बार की जाती है। नेक्स्ट है फिर, पे अटेंशन टू दिस डेफिनेशन ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिसर्च मेथड, देन द फॉलोइंग टू थिंग्स विल बी क्लियर। अब कालानुक्रमिक शोध विधि की अगर हम परिभाषा पर ध्यान दें तो इससे हमें दो बातें क्लियर हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि वो दो बातें हैं कौन सी। सबसे पहली तो ये है कि इन दिस मेथड ओनली वन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज स्टडीड। बिल्कुल, इस मेथड में जो भी ग्रुप यूज़ होगा वो सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल का ही होगा। इसमें व्यक्तियों के एक ही समूह का अध्ययन, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें व्यक्तियों के एक ही समूह का, एक ही ग्रुप की स्टडी अलग अलग टाइम पीरियड पर की जाती है। इसीलिए इसको टाइम स्पैन रिसर्च भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है फिर सेकंड पॉइंट, द स्टडी इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन। बिल्कुल, इसको बार बार रिपीट किया जाता है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। द नंबर ऑफ टाइम्स द स्टडी विल बी रिपीट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्चर। अब देखिए, अध्ययन को कितनी बार दोहराया जाएगा, कितनी बार हम रिपीट करेंगे अपनी स्टडी को या रिसर्च को, ये रिसर्चर के उद्देश्य पर डिपेंड करता है। इसके बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है। अब देखिए, रिसर्चर पर ये क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये रिसर्चर की मर्ज़ी है कि वो किस चीज़ की रिसर्च करना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि वो किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी मेज़र करना चाहता है, या उसका थिंकिंग लेवल को मेज़र करना चाहता है, या फिर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मेज़र करना चाहता है। तो ये रिसर्चर पर डिपेंड करता है, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, इसके लिए कोई निश्चित नियम भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये काफ़ी लंबी चलती है। नेक्स्ट है फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से समझिए आप इसको। व्हेन अ चाइल्ड इन द क्लास 6th, मान लीजिए कि एक बच्चा 6th क्लास में था और फिर वो 7th में गया, और ऐसे ही वो आगे गया, 7th के बाद 8th में गया, 9th में गया, 10th में गया एंड सो ऑन। तो अकॉर्डिंग टू हिज ऑल ट्रेड्स मीज़र हिज पर्सनैलिटी। तो उसके सारे गुणों को देखकर हम उसकी पर्सनैलिटी का मीज़रमेंट करते हैं। तो जब बच्चा 6th में था तो उसके गुण कुछ और रहे होंगे, 7th में आया तो उसके गुण कुछ और हो गए, 8th में आया तो फिर कुछ और चेंजेस उसके अंदर आ गए। ऐसे ही जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा स्टेज बाय स्टेज, तो उसमें चेंजेस आते चले जाएंगे। तो इसी विधि को या इसी मेथड को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मेथड। अब देखते हैं इसको, डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये बच्चा है,
सबसे पहले मान लीजिए कि रिसर्चर है तो उसको स्टडी करनी है एक न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर। तो जब इनकी एज बढ़ रही है तो वैसे वैसे आपकी रिसर्च भी बढ़ेगी, है ना। ध्यान से सुनना, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी तो आपकी रिसर्च भी चलती रहेगी और टिल डेथ आपकी रिसर्च चलती ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जब ये बच्चे पैदा हुए थे तब आपने रिसर्च स्टार्ट की। सपोज़ कीजिए कि आप उस टाइम 30 के होंगे जब आपने रिसर्च स्टार्ट की, और तब तक ये जो हैं तब तक ये पहुंच जाएंगे डेथ तक, जब तक कि आपकी रिसर्च सॉरी टू मिस्टेक, एक लाइन मैंने गलत बोल दी। इसमें क्या होगा, हाँ यहाँ पर 30-35 के होंगे आप, तब आपने रिसर्च स्टार्ट की और ये थे, इनका जन्म हुआ था उस टाइम पे। अब जब ये 30-35 के होंगे तो आप तो डेथ तक पहुंच जाएंगे, है ना। बिल्कुल क्लियर सी बात है, आप उस टाइम पर डेथ तक पहुंच जाएंगे। और इस रिसर्च की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी लंबी चलती है कि साइकोलॉजिस्ट की कई जनरेशन लग जाती हैं इसे करने में, इस रिसर्च को पूरा करने में। तो इसमें हम एक एज ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे हम आगे चलते जाते हैं और फाइनली हमारी रिसर्च जो है वो हो जाती है कंप्लीट। और कभी कभी कंप्लीट नहीं भी होती। मान लीजिए कि रिसर्च को बीच में कुछ हो जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब ये पैदा होते हैं तो रिसर्चर होता है 30 to 35 एज का, और जब ये 30 to 35 एज तक आते हैं तो तब तक क्या होता है, रिसर्च चला जाता है दुनिया से। तो हुई ना ये प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये इस मेथड की। तो नेक्स्ट देखते हैं मेरिट्स क्या हैं इस क्रोनोलॉजिकल मेथड की। वेट अ सेकेंड, पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट में। बाय दिस मेथड इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी ग्रेजुअल चेंजेस इन द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इस विधि में मानसिक प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। कैसा अध्ययन किया जाता है, क्रमबद्ध रूप से। अब देखिए क्रमबद्ध का मतलब क्या है, क्रमबद्ध का मतलब है स्टेज बाय स्टेज। जैसे कि बच्चा 6th में था तो उसमें क्या चेंजेस थे, कौन से ट्रेड्स थे उसके अंदर, फिर वो 7th में आया तो उसके अंदर कौन से गुण आ गए। तो ऐसे ही हम उसकी स्टेज बाय स्टेज स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फिर, इन दिस मैथड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कीपिंग द सैम्पल इक्वल एंड इक्विवेलेंट is eliminated automatically because there is only one group of individual which are studied at different time। अब इस विधि में जो हम सैंपल लेते हैं अगर हम उसको इक्विवेलेंट रखते हैं तो उससे संबंधित समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि व्यक्तियों का एक ही ग्रुप होता है जिसकी हम स्टडी अलग अलग टाइम पर करते हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी मेरिट है वो यही है कि हम इसमें सैंपल भी एक ही लेते हैं और उसी की बार बार स्टडी करते रहते हैं। नेक्स्ट है फिर इसकी कुछ लिमिटेशन, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं इस मेथड के, वो देख लेते हैं क्या है। इन दिस मेथड कंज्यूम्स मोर टाइम एंड ऑल्सो कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ मनी। इस मेथड में खर्चा ज़्यादा आता है, बहुत ही कॉस्टली है ये मेथड, क्योंकि क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल मेथड के अंदर रिसर्च इतने सालों तक चलती है तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है फिर सेकेंड पॉइंट, व्हेन द स्टडी कंटिन्यूज फॉर मैनी ईयर्स द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस। जब अध्ययन कई वर्षों तक चलता रहता है तो सब्जेक्ट की संख्या धीरे धीरे घटती चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पर आया है एक वर्ड सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट से क्या मतलब है, इस सब्जेक्ट से मतलब कोई विषय नहीं है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट वो व्यक्ति है जिस पर रिसर्च की जा रही है। तो जब अध्ययन कई सालों तक चलेगा तो जिस व्यक्ति पर रिसर्च की जा रही है मतलब कि सब्जेक्ट, उसकी संख्या धीरे धीरे क्या होगी, घटती चली जाएगी। और छात्र बीमारी के कारण दूसरी जगह चले जाते हैं या फिर माता पिता द्वारा अनुमति उन्हें नहीं मिलती है। तो इसकी जो डिमेरिट है, फर्स्ट तो ये है कि ये कॉस्टली है, दूसरी ये है कि सब्जेक्ट की संख्या धीरे धीरे घटेगी और हो सकता है बहुत सारे रीज़न हो, कोई डिजीज़ हो सकती है या हो सकता है जो सब्जेक्ट है हमारा वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे अपने पेरेंट्स से परमिशन ना मिले इतने लंबे टाइम तक। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सैंपल होगा वो छोटा होता चला जाएगा, और जब वो छोटा होता चला जाएगा तो वो बन जाएगा नॉन रिप्रेजेंटेटिव, हम उसे रिप्रेजेंट
नहीं कर सकते हैं, जिससे जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो कैसा होगा, इनवैलिड, वो बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। परिणाम की वैधता और सामान्यीकरण दोनों ही शक के घेरे में आ जाते हैं। तो क्या होगा, जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो इनवैलिड होगा, जनरलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेथड आपका यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। तो अगर आपको ये मेथड समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सभी वीडियो से या पूरे कोर्स से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दे दी जाएगी। So thank you for watching. Have a good day. Bye bye. Take care.